नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है सृष्टि जी ने मुंबई से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सोचिए, सर्दियों की एक रात है, आप किसी हिल स्टेशन पर हैं और काम खत्म करके बस यूं ही टहलने निकले हैं। सड़कें एकदम खाली हैं, हवा में एक अजीब सी खामोशी है और धुंध धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट रही है। ऐसे में आमतौर पर दो ही बातें आती हैं, या तो आपको ये माहौल बहुत रोमांटिक लगता है या फिर थोड़ा बेचैन करने वाला। और आज हमारे पास जो कहानी है वो इसी बेचैन करने वाले एहसास से शुरू होती है। हाँ, ये कहानी हमें सृष्टि ने भेजी है, उनके अपने नोट्स पर आधारित है। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि उनका खुद का अनुभव है। बिल्कुल। और हमारा काम है सृष्टि के इस अनुभव की परतों को खोलना और ये समझने की कोशिश करना कि उस रात लोनावला के एक पुराने से होटल में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है सृष्टि से। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं और एक वर्क कॉन्फ्रेंस के लिए लोनावला आई हुई थी। उनके नोट्स के हिसाब से कॉन्फ्रेंस जो थी वो उम्मीद से जल्दी खत्म हो गई। अच्छा। तो अब उनके पास पूरी रात थी और सुबह उन्हें मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी। और समय क्या हो रहा था? रात के लगभग 12 बज रहे थे और वीकडे होने की वजह से लोनावला में टूरिस्ट्स ना के बराबर थे। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा तनाव घुलना शुरू होता है। वो लिखती हैं कि सड़कें एकदम सुनसान थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज थी। उन्हें धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। मेरे तो ये सोचने से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मतलब एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी अनजान और शांत जगह पर अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हमारी सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। राइट। तो हर छोटी आवाज, हर परछाई दिमाग को एक खतरे का सिग्नल भेजती है। मतलब ये सिर्फ डर नहीं है बल्कि हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। खैर, इसी बेचैनी के बीच भटकते हुए सृष्टि को एक बड़ा पुराना हेरिटेज जैसा होटल दिखा। देखने में काफी आलीशान था। वो लॉबी में गई और रिसेप्शन पर एक लड़के ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। और यहाँ कहानी का पहला रेड फ्लैग सामने आता है। हाँ, होटल इतना बड़ा और फेमस लग रहा था, लेकिन आधी रात को उन्हें कमरा सिर्फ 2000 रुपए में मिल गया। सिर्फ 2000? हाँ, उस जगह और उस होटल के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा सस्ता था। सृष्टि ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें लगा कि ऑफ सीजन है या लेट चेक इन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है। ये एक क्लासिक सेटअप है। अक्सर ऐसी कहानियों में जो कैरेक्टर होता है वो एक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है जो बाद में बहुत बड़ी लगती है। सही बात है, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग हमें शक करने को कहता है पर थकान या सहूलियत उस पर हावी हो जाती है। सही कहा। तो बेल बॉय ने मदद की पेशकश की, पर सृष्टि के पास सिर्फ एक बैकपैक था तो उन्होंने मना कर दिया और चाबी लेकर अपनी मंजिल की ओर चल दी। कमरा तीसरी मंजिल पर था। कमरा बड़ा था, फर्नीचर पुराना, एंटीक टाइप का, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और आरामदायक था। और दिन भर की थकान के कारण वो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। और यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। पुराने हेरिटेज होटलों के अपनी एक पर्सनालिटी होती है ना? हाँ। उनका लंबा इतिहास, वो पुराना फर्नीचर, वो ऊंची छतें, हर चीज की अपनी एक कहानी होती है। ये जगहें अपने आप में एक किरदार की तरह होती हैं, जो ऐसी घटनाओं के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करती हैं। बिल्कुल। अब तक तो सब सामान्य था, एक थकी हुई मेहमान, एक पुराना कमरा, लेकिन असली कहानी तो रात के सन्नाटे में शुरू हुई, है ना? हाँ, उनके नोट्स के मुताबिक सोने के कुछ ही घंटों बाद उनकी नींद हॉलवे से आती कुछ अजीब आवाजों से खुली। वो लिखती हैं कि आवाजें चलने की थीं, लेकिन नॉर्मल कदमों की नहीं थी। मतलब? ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैर जमीन पर घसीटकर बहुत धीरे धीरे और जानबूझकर चल रहा हो। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा शायद कोई और मेहमान होगा, लेकिन आवाजें रुकी नहीं बल्कि और करीब आती महसूस हुई। और वो आवाजें तेज भी होती जा रही थी। हाँ, परेशान होकर उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। हॉलवे खाली था, खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी जिससे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई और तभी उन्हें एक खौफनाक एहसास हुआ कि आवाजें उनके ठीक बगल वाले कमरे से आ रही थी। एग्जैक्टली।
और उन्हें याद था कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि उस फ्लोर पर उनके अलावा और कोई मेहमान है ही नहीं। ओहो। ये वो पल था जब उनकी तर्क शक्ति, उनका लॉजिक जवाब देने लगा। और यहीं से असली दर्द शुरू होता है। देखिए, हमारा दिमाग हर चीज के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता है। राइट। जब तक आवाज हॉलवे से आ रही थी तब तक कोई और मेहमान होगा वाली थ्योरी काम कर रही थी, लेकिन जैसे ये पता चला कि आवाज एक खाली कमरे से आ रही है, दिमाग का लॉजिक सिस्टम क्रैश हो जाता है। और जब लॉजिक खत्म होता है तो उस खाली जगह को डर भर देता है। बिल्कुल। सृष्टि ने हिम्मत करके बगल वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने 2-3 बार और खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही वो निराश होकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी, उनकी नजर दीवार पर पड़ी और उन्होंने वहाँ एक परछाई देखी। हाँ, एक काली परछाई जो हिल रही थी। वो लिखती हैं कि ये किसी इंसान की परछाई नहीं थी, क्योंकि इसका कोई तय आकार नहीं था। ये बस एक धब्बा था जो दीवार पर नाच रहा था। ओह। और ठीक उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि हॉलवे की सारी खिड़कियां बंद थी। उन्हें अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये एक बहुत ही कॉमन अनुभव है जिसे ऐसी घटनाओं से गुजरने वाले लोग रिपोर्ट करते हैं। मतलब तापमान का अचानक गिर जाना और किसी के होने का एहसास। उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वही आकारहीन साया अब दीवार पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। बाप रे। सृष्टि लिखती हैं कि वो डर के मारे जम गई। वो हिलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उनके शरीर ने उनका साथ ही छोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की बात करते हैं। हाँ। लेकिन एक तीसरी प्रतिक्रिया भी होती है जिसे फ्रीज या जम जाना कहते हैं। अच्छा। ये तब होता है जब खतरा इतना अजीब और समझ से बाहर हो कि दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि लड़ना है या भागना है। तो बॉडी बस रुक जाती है। हाँ, उस पल में दिमाग तेजी से जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है और शरीर को एक ठहराव में ले आता है। सृष्टि का हिल ना पाना उनके डर की सबसे तीव्र शारीरिक अभिव्यक्ति थी। वो किसी तरह उस फ्रीज स्टेट से बाहर निकली। उन्हें बस इतना समझ आया कि यहाँ एक पल और रुकना मौत को दावत देना है। वो अपने कमरे की तरफ भागी, अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे बस उस होटल से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। ये एक क्लासिक फ्लाइट प्रतिक्रिया है। जब दिमाग को खतरा समझ आ जाता है तो पहली प्राथमिकता बस उस जगह से दूर जाना बन जाती है। उन्होंने बाकी की रात रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर में बैठकर गुजारी और सुबह अपनी मुंबई की ट्रेन का इंतजार किया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उनके मन में सवालों ने घर कर लिया। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये सब था क्या। तो वो वापस उस होटल में गई। हाँ, उन्होंने उसी बेल बॉय को ढूंढा और उससे बात की। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब सृष्टि ने जोर दिया तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। क्या बताया उसने? उसने बताया कि जिस कमरे में सृष्टि रुकी थी और उसके बगल वाला कमरा, दोनों ही प्रेतवाधित मतलब हॉन्टेड माने जाते हैं। ओह, और इसकी कोई वजह? वजह ये थी कि कुछ ही समय पहले एक महिला ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। ओह माय गॉड। बेलबॉय ने यह भी माना कि उन्हें वो कमरा इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बस कुछ घंटों के लिए रुकेंगी और डिस्काउंट भी मांगा था। तो होटल वालों को पता था? हाँ, उन्हें लगा कि सुबह तक तो वो चली जाएंगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। होटल की क्या जिम्मेदारी है? क्या उन्हें मेहमानों को ऐसी जानकारी देनी चाहिए? बिल्कुल। एक तरफ मेहमान की सुरक्षा है और दूसरी तरफ होटल की प्रतिष्ठा और बिजनेस। अगर वो बताने लगे तो शायद कोई वहाँ रुकेगा ही नहीं। पर ना बताने का नतीजा सृष्टि ने भुगता, लेकिन इस खुलासे ने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। वो सस्ता किराया, उस फ्लोर का खाली होना, वो अजीब आवाजें और अब ये भयानक इतिहास, सब कुछ एक पहेली के टुकड़ों की तरह अपनी अपनी जगह पर फिट हो गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। हाँ, घर लौटकर जब सृष्टि ने ये पूरी कहानी अपनी एक दोस्त को बताई तो वो सन्न रह गई। और फिर जो उस दोस्त ने बताया उससे सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी दोस्त भी उसी होटल में उसी कमरे में पहले रुक चुकी थी। हाँ, और उसे भी लगभग वैसा ही अनुभव हुआ था। उसे भी रात में घसीट कर चलने की आवाजें सुनाई दी थी और उसने भी एक अजीब परछाई देखी थी। मतलब ये सिर्फ सृष्टि की कल्पना नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर सृष्टि को यकीन हो गया कि जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है।
एक दूसरे व्यक्ति से उसी अनुभव की पुष्टि मिलना इस घटना को व्यक्तिगत मनोविज्ञान के दायरे से बाहर निकाल देता है। मतलब जब तक ये सिर्फ सृष्टि का अनुभव था, इसे तनाव, थकान या अकेलेपन का नतीजा कहा जा सकता था। लेकिन एक जैसे अनुभव की पुनरावृत्ति इसे एक बाहरी घटना की ओर इशारा करती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो इस पूरी कहानी को देखें तो लोनावला की एक शांत रात, एक बहुत सस्ता कमरा, रहस्यमयी आवाजें, एक भयानक साया और अंत में एक चौंकाने वाला सच जिसकी पुष्टि भी हो गई। सृष्टि अपने नोट्स के अंत में लिखती हैं कि ये अनुभव उनके दिल में एक स्थायी डर छोड़ गया है। उनकी सलाह है कि अगर कोई कभी किसी सुनसान जगह पर अकेला हो तो सावधान रहे। इस तरह के अनुभव हमें विज्ञान और विश्वास की उस पुरानी बहस पर वापस ले आते हैं। क्या हर चीज की वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी जगहों पर इंफ्रासाउंड हो सकता है। इंफ्रासाउंड वो क्या होता है? यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें जो हमें सुनाई तो नहीं देती, पर हमारा शरीर उन्हें महसूस करता है। और ये इंफ्रासाउंड बेचैनी, डर और यहाँ तक कि हेल्यूसिनेशंस भी पैदा कर सकता है। मतलब ये हो सकता है कि वो परछाई सिर्फ उनके दिमाग का एक वहम हो जो इंफ्रासाउंड की वजह से पैदा हुआ। ये एक संभावना है, लेकिन ये इस बात की व्याख्या नहीं करता कि दो अलग अलग लोगों को एक जैसा अनुभव क्यों हुआ। सही बात है। और यहीं पर विज्ञान थोड़ा चुप हो जाता है। ऐसी कहानियां हमें हमेशा उस सीमा पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां तर्क खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। इसीलिए ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे अनजाने के डर को और उसे समझने की हमारी गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाती हैं। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। क्या सृष्टि का अनुभव वाकई अलौकिक था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? सोचिए, अगर आप सृष्टि की जगह होते तो उस रात उस तैरते हुए साये को देखकर क्या करते, और क्या उस एक रात का अनुभव आपके बाकी जीवन को बदल देता? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com।